सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good morning to all of you. Today we are going to start our lecture 10th, that is on the transmission characterization. In our previous class we have discussed about the power plant characterization and today we will discuss about the transmission characterization. So let's start this topic. यदि हम आईसी इंजन यूज करने वाले हैं तो हमारे को तीन प्रॉब्लम आती हैं फंडामेंटली जो कि इसको यूज करने पे रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज नोन एज अनलाइक द इलेक्ट्रिक मोटर इंटरनल कंबशन इंजन्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क और एट जीरो स्पीड। तो हमारे पास यदि व्हीकल की स्पीड जीरो है, गाड़ी स्टैंडिंग स्टेट में है, तो हमारे पास कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता आईसी इंजन में, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर में टॉर्क हमको मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आईसी इंजन के लिए। दूसरा जो डिसएडवांटेज है दैट इज द इंटरनल कंबशन इंजन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टॉर्क एट अ सर्टेन इंजन स्पीड। यानी कि हमने अभी देखा था कर्व आपका ऊपर जाता था फिर वापस नीचे आता था। तो ये जो आपके पास में इंजन का मैक्सिमम जो आपके पास में टॉर्क मिलता था वो मिलता था एक लिमिट पे, यानी एक रेंज पे आपको मिलता था, फिर वो कम हो जाता था। तो ये जो इंजन की 3000 आरपीएम के आसपास में हाईएस्ट टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, ये हम लोगों को आईसी इंजन में मिलता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर में आपको इस तरीके का कर्व नहीं मिलता, कांस्टेंट आपको कर्व मिल रहा है। Then the third is the efficiency of the engine such that fuel consumption is very much dependent on the operating point in the engine performance map. तो आपका जो इंजन परफॉर्मेंस का हमने पूरा ग्राफ देखा उसमें आप कितने गियर पर किस स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो उस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूल कंजप्शन कितना हो रहा है, यानी आपकी गाड़ी में कितना डीजल या पेट्रोल यूज होना है। तो आप जिस तरह से गाड़ी को चलाएंगे, जिस अच्छे पॉइंट पे गाड़ी चलाएंगे, तो आपका माइलेज बढ़ जाएगा। यदि आपने कम गियर पे ज्यादा स्पीड में चलाया या ज्यादा गियर पे कम स्पीड में चला रहे हैं, मान लीजिए फोर्थ गियर पे चल रही है और आप 30-40 की स्पीड में चल रहे हैं, तो आपका वापस से कंजप्शन बढ़ जाएगा। इसी तरह से यदि आप फर्स्ट या सेकंड गियर में चला रहे हैं और आप 80 की स्पीड में चला रहे हैं तो भी बढ़ जाएगा। तो आपको ऑप्टिमम रखना है कि जिस हिसाब से स्पीड है उसी हिसाब से गियर रखेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, ज्यादा अच्छा फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई डिफिकल्टी आपको इलेक्ट्रिक मोटर्स में नहीं आती है, वहां पर आपको इफिशिएंसी इस तरह से डिफाइन नहीं होती है। Okay, so these are the three basic disadvantage for your IC engine based vehicles. So अभी हमने देखी कि हमारे पास में तीन different disadvantages हैं IC engine की over to electric vehicles. So now let's try to conclude that with maximum available engine power, तो हमारे पास जो भी maximum engine power है जिसको हमने P max बोला था, and the road speed of V, यदि हम V से road speed को denote करते हैं, तो the total traction hyperbola that is denoted with F idle and the effective traction hyperbola F effective can be calculated as follows. तो हमें यदि F idle और F effective निकालना है तो हम लोग इन दो फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं। तो to calculate F idle we can take a ratio of P maximum divided by V। जो मैक्सिमम पावर मिल रही है डिवाइडेड बाय यदि हम V को करेंगे तो हमारे पास में आइडल, हमारे पास में ट्रैक्टिव एफर्ट्स मिल जाएंगे। और यदि हम इसको इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम लोगों ने लिखा इफिशिएंसी टोटल, तो ये टोटल इफिशिएंसी क्या है, जितने भी आपके पास में ड्राइव ट्रेन में आइटम्स लग रहे हैं, मान लीजिए उसके अंदर में गियर बॉक्स लग रहा है, उसके अंदर में ड्राइविंग शाफ्ट्स लग रही है, उसके अंदर में क्लच लग रहा है, उसके अंदर में आपके पास फाइनल ड्राइव लग रही है, उसके अंदर में यूनिवर्सल जॉइंट लग रहे हैं, ये जितनी भी ड्राइव ट्रेन या ड्राइव लाइन के अंदर में जितने भी इक्विपमेंट है इनकी सबकी इफिशिएंसी को हम टोटल कर दें तो हम उसको ईटा टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो we can calculate F idle। तो यहां पर ईटा टोटल इज efficiency of the total drive train। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि if the full load of engine P max were available over the whole speed range, यदि पूरी स्पीड रेंज में मिलता है, the traction hyperbola as shown in this figure would results। However, P max is not available for the entire speed range। तो होता क्या है कि हमारे को यदि हम मानते हैं कि पूरी रेंज के ऊपर में हमारे को मैक्सिमम पावर मिल रही होती, तब तो हम लोगों के लिए ये बहुत इजी था कि हम लोग मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स ले पा रहे होते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पावर क्या होती है वो पूरी रेंज के साथ में सेम नहीं रहती है। द एक्चुअल ट्रैक्शन प्रोफाइल ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, तो एफ इंजन, वो हमने यहाँ पर शो कर रखी है। इट इज द एविडेंस दैट द एंटायर शेडेड एरिया कैन नॉट बी यूज। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी ये शेडेड एरिया है वो हम लोग प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग योर रनिंग। तो लेट्स डिस्कस दिस इन आवर ग्राफ। तो
तो हमने यदि ग्राफ को देखा, यहाँ पर ट्रैक्शन आपका एफर्ट दिखा रखा है और स्पीड दिखा रखी है, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आइडल हाइपरबोला है हमारा ट्रैक्शन का, तो ये हमारे पास में इस तरह से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जैसे कि टॉर्क कम होता जा रहा है और स्पीड बढ़ती जा रही है, तो आपका टॉर्क कम होता चला जा रहा है। ये है आपके पास में आइडल, लेकिन आइडल होता नहीं है क्योंकि उसके अंदर में हमारे लॉसेस होते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, ईटा टोटल से, यानी कि हमारे पास में इफिशिएंसी थी जो ड्राइव ट्रेन की, उससे जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में ये जो कर्व था वो नीचे आ गया। तो ये जो कर्व है, नीचे वाली लाइन जो दिख रही है, इट इज नथिंग बट विथ ड्राइव ट्रेन इफिशिएंसीज। ठीक है, तो ये ड्राइव ट्रेन इफिशिएंसी को जब हमने जोड़ दिया तो हमारे पास में ये ट्रैक्शन हाइपरबोला और नीचे आ गया है। ठीक है, तो यदि हम इसको देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर एडर्शन लिमिट है मैक्सिमम, और ये आपके पास में बढ़ती जा रही है, और यहां पर नीचे ये जो एरिया है आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपके पास में धीरे धीरे टॉर्क बढ़ रहा है, और ये टॉर्क बढ़ने के बाद में यहां पर मैक्सिमम मिलता है और फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ये हमारे पास सिर्फ अवेलेबल जो टॉर्क है वो ये रेंज है। ये जो एरिया शेडेड एरिया है, यानी यहां से ऊपर का और यहां के नीचे का, ये एरिया हमारे लिए यूजलेस है, हमारे ये जो एफर्ट्स हैं ये काम नहीं आते हैं। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम क्या करें, इसको एक बार में पीक ना लाके इस एरिया को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गियर्स लगाते हैं, यानी एक गियर लगाया, फिर दूसरा गियर लगाया, फिर तीसरा गियर लगाया, चौथा गियर लगाया। तो उससे क्या होता है, ये जो शेडेड एरिया है ये धीरे धीरे हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है और हमारे पास में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ओके, और इसी से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो आइडल हाइपरबोला है हम उसके ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ पाए। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ के अंदर में, अब हमने क्या किया है, वही दोनों कर्व हमारे पास में यहां पर हैं, लेकिन जो हमारे पास में शेडेड एरिया था उसको रिड्यूस करने के लिए हमने, जब सिंगल जो इंजन है हम उससे पूरी ट्रैक्शन नहीं ले रहे, हमने उसमें गियर्स लगा दिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं, ये फर्स्ट गियर हमारे पास में लगा, ये सेकंड गियर हमारे पास में लगा, ये थर्ड गियर हमारे पास में लगा, ये फोर्थ गियर हमारे पास लगा। तो इन सब से मिलाने से हमारे को क्या हो गया, हमने जैसे बात की थी कि यहां पर आपको मैक्सिमम ट्रैक्शन मिलता है यानी टॉर्क मिलता है, और यहां पर आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। तो हम जैसे ही मैक्सिमम पावर की रेंज पर आते हैं, हम क्या करते हैं, वहां से शिफ्ट कर देते हैं अगेन सेकंड गियर के लिए, फिर यहां पर हम लोगों को मैक्सिमम पावर मिलती है, फिर हम थर्ड के मैक्सिमम पावर पे जाते हैं और फोर्थ के मैक्सिमम पावर पे जाते हैं। तो हम देखेंगे हमारा जो कर्व है वो लगभग पैराबोला को टच होता हुआ जा रहा है, और इससे जो शेडेड एरिया था, जो हमारा अनयूटिलाइज्ड एरिया था, वो भी काफी कम हो गया है। यानी कि हम गाड़ी के ज्यादा से ज्यादा इलास्टिक, यानी कि जो हम लोगों ने आइडल जो पैरा हाइपरबोला बनाया था उसके नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं, जैसे कि हम लोगों ने एफिशिएंसी को बढ़ा लिया है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ड्राइव ट्रेन ट्रैक्टिव एफर्ट्स एंड व्हीकल स्पीड। तो हमारी जो ड्राइव ट्रेन ट्रैक्टिव एफर्ट्स है, अभी हमने जो देखा हाइपरबोला, वो और व्हीकल स्पीड का क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, तो आफ्टर हैविंग डील्ड विद द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ड्राइव ट्रेन, द सिलेक्शन डील्स विद द ट्रैक्टिव एफर्ट्स। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को किस तरह का हाइपरबोला चाहिए, किस तरह से हमें गियर डिजाइन चाहिए, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट्स हाइपरबोला के नजदीक रह सकें। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है कि हमें ट्रैक्टिव एफर्ट्स कितना रखना है। So the torque transmitted from the power plant to the driving wheels is given by, तो जो हम लोगों ने कितना टॉर्क पावर प्लांट से जनरेट किया और हमने ड्राइविंग व्हील्स को कितना पहुंचाया, यानी TW हमने कितना पहुंचाया, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। So the TW क्या होगा इसलिए, तो TW is nothing but IG इंटू IO इंटू ईटा T इंटू TV। इन चारों का यदि हम प्रोडक्ट करें तो हम लोग TW निकाल सकते हैं, दैट इज ड्राइविंग टॉर्क ऑन योर व्हील्स। तो इन जो चार चीजों को हमने मल्टीप्लाई किया है, इसमें हम समझ लेते हैं कि IG क्या है। IG इज नथिंग बट योर गियर रेशियो ऑफ द ट्रांसमिशन। तो जो भी गियर रेशियो हम लोग ले रहे हैं वो इंटू IO क्या है यहाँ पर, गियर रेशियो ऑफ द फाइनल ड्राइव। तो उसका क्या रखा है हमने, फाइनल ड्राइव का गियर रेशियो। देन ईटा T इज एफिशिएंसी ऑफ द ड्राइव ट्रेन फ्रॉम द पावर प्लांट टू द ड्रिवन व्हील्स। तो हम उस एफिशिएंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपके पास में ड्राइव लाइन की एफिशिएंसी है सबको जोड़ करके। एंड TP इज नथिंग बट टॉर्क आउटपुट फ्रॉम द पावर प्लांट। तो कितना टॉर्क आउटपुट मिल रहा है उसको हम TP से डिनोट करेंगे, एंड इट इज इन न्यूटन मीटर। ओके, सो द ट्रैक्टिव एफर्ट्स ऑन द ड्राइविंग व्हील इज एक्सप्रेस बाय, तो कितना ट्रैक्टिव एफर्ट्स यानी FT हमको ड्राइविंग व्हील्स पे मिलेंगे, तो इट इज नथिंग बट TW डिवाइडेड बाय R डायनेमिक। तो यदि जो TW आपने ऊपर से निकाला उसको हम लोग R डायनेमिक से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में ट्रैक्टिव एफर्ट्स हम लोगों को मिल जाएंगे व्हील्स के ऊपर में। यहाँ पर R डायनेमिक क्या है, हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेडियस होता है व्हील का, वो यदि R है तो हमारा जो एक्चुअल जब गाड़ी चलती है तो वो R काम नहीं करता है, क्योंकि R से वो थोड़ा और कम हो जाता है, क्योंकि जो टायर आपके पास गोल है वो क्या करता है, जब नीचे से सरफेस पे
वो बिल्कुल गोल नहीं रहता है, वो थोड़ा सा फ्लैटन हो जाता है, थोड़ा सा वो पिचक जाता है, तो उससे उधर पे वो लाइन के रूप में बन जाता है। तो हम देखेंगे जो रेडियस r था वो थोड़ा कम हो गया, और दैट न्यू r इज नोन एज r डायनेमिक। तो हम लोग ये r डायनेमिक को कैलकुलेट करने के लिए काम में लेते हैं, नॉट r, एंड इट इज इन मीटर। तो ऊपर से यदि हम tw की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ft की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास tp ig eta t डिवाइडेड बाय r डायनेमिक। तो बाय दिस फॉर्मूला आल्सो वी कैन कैलकुलेट ft। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है टोटल मैकेनिकल एफिशिएंसी की। तो जो टोटल मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन बिटवीन द इंजन आउटपुट शाफ्ट एंड द ड्रिवन व्हील इज द प्रोडक्ट ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ड्राइव ट्रेन। तो यदि हम मैकेनिकल एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके सबकी हम लोगों को एफिशिएंसीज को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उन सबका प्रोडक्ट एक साथ निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास में फाइनल हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी उस ड्राइव ट्रेन की। सो द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द ड्राइवन व्हील इज गिवन बाय n। तो व्हील की जो रोटेटिंग स्पीड है nw, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय np अपॉन ig/io, और ये जो निकल के आएगी हमारे पास आरपीएम में निकल के आएगी। ओके, तो यहां पर जो एनपी होगा वो क्या होगा, रोटेशनल स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन। तो जो ये एनपी होगा ये हम लोग आरपीएम में रखेंगे यहां पर। सो द ट्रांसलेशन स्पीड ऑफ द व्हील, जिसको हम व्हीकल स्पीड भी बोलते हैं, इज एक्सप्रेस्ड, जो हम लोग वी निकालते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू पाई nw r डायनेमिक डिवाइडेड बाय 30। तो इस तरह से हम लोग रखेंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकंड के अंदर में वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि व्हीकल की वेलोसिटी होगी। और यदि हम जो ऊपर nw की वैल्यू निकाली थी, हम यदि वहां से इसको सब्स्टिट्यूट कर दें nw को, तो जो v की नई वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में आ जाएगी पाई np r डायनेमिक डिवाइडेड बाय 30 ig/io, और ये हमारे पास अगेन मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो यहां पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया, nw को हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, so this is all from my side for today's lecture. I hope you have enjoyed this session. So let's discuss about the key takeaways of this session. We have discussed about the various transmission characteristics in this session. We have also discussed why we need gearbox and what is the use of this gearbox for sticking to that hyperbola. And we have also discussed about the drivetrain tractive efforts and vehicle speeds. So this is all from today's lecture. In our next session, we will discuss about mathematical model of vehicle performances. So stay tuned and be safe. Thank you so much for being with me.